अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो ना इंतहा की अहम है। ठीक है, बहुत लंबी वीडियो है, लेकिन अगर आप एंड तक मेरे साथ रहे तो आपको इस वीडियो की अहमियत का अंदाज़ा हो जाएगा। अगर आप ज़िंदगी में फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनना चाहते हैं तो इस वीडियो का उस जर्नी में 99.99% का रोल है। इस वीडियो को देखने के बाद आपका ज़िंदगी को और दुनिया को देखने का नज़रिया ही बदल जाएगा। मैं बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ, लेकिन अगर आप मेरे साथ एंड तक रहे तो आप ये कहे बगैर नहीं रह सकेंगे कि उमर भाई अब सही कह रहे थे। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। एक स्मॉल इंट्रोडक्शन मेरा। माय नेम इज़ उमर। ठीक है, और मैं फाइनेंस रिलेटेड वीडियोस बनाता हूँ। अब इन अ सेंस कि फाइनेंस रिलेटेड वीडियोस क्या है, अब देखें ज़िंदगी में ना आप क्या कर सकते हैं कि माँ बाप जो मिडिल क्लास फैमिली से होते हैं वो ज़्यादातर क्या कहते हैं कि बच्चों को पढ़ो पढ़ो पढ़ो। एट दी एंड जो हाईएस्ट पॉसिबिलिटी क्वालिफिकेशन है एटलीस्ट पाकिस्तान के अंदर तो वो यही होती है कि आप डॉक्टर बन जाए। डॉक्टर बन लिया, अगर सर्जरी की तरफ भी चले गए, सब कुछ हो गया, लेकिन इसके बावजूद जो चीज़ मुझे लैकिंग फील हो रही थी, जितनी मैं मेहनत कर रहा था उतना मुझे रिवॉर्ड नहीं मिल रहा था। देन आई रियलाइज कि अगर आपको फाइनेंशियल हेल्थ भी चाहिए, ठीक है ना, आपको पैसे भी चाहिए जितनी आप मेहनत कर रहे हो, तो कोई आपको प्लेट में रख के नहीं देगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको खुद ही करनी है। तो फिर मैंने डिफरेंट फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स और फाइनेंशियल चीज़ों को पढ़ना स्टार्ट किया और मुझे रियलाइज़ हुआ कि दुनिया किस तरीके से चल रही है, और अगर मैं ये चीज़ें ना सीखता तो मैं शायद ज़िंदगी भर जिस मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास में पैदा हुआ था, मैं शायद उसी में मैं हो सकता है कि मर जाता। तो इस तरीके से मैंने एक जर्नी स्टार्ट की, जिसे मैं अपनी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की जर्नी कहता हूँ। और उसमें जो मेरी एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं, जो मेरे मेरे ज़ाती एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं, जो चीज़ें मैं सीख रहा हूँ, वो मैं इस चैनल के ऊपर शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, सो दिस इज़ द टोटल इंट्रोडक्शन ऑफ डॉक्टर फाइनेंस चैनल। ठीक है, तो अगर आप भी मेरे साथ इस जर्नी में जो है वो शामिल होना चाहते हैं तो चैनल का सब्सक्रिप्शन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित हो सकता है। इसके अलावा मैंने अब टेलीग्राम और व्हाट्सएप का भी छोटा चैनल बना दिया है, वो आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। जो बड़ी बड़ी चीज़ें मैं नहीं शेयर कर पा रहा होता वीडियोस के अंदर, वो अमूमन मैं उस छोटे चैनल्स के ज़रिए तवसत से शेयर कर रहा हूँ। इंट्रोडक्शन हो गया, चलो अब मैं समझाता हूँ कि कहानी क्या है। ठीक है, अब देखें आपके सामने ये जो पिरामिड नज़र आ रहा है ना, ये बड़ा एक इसके पीछे एक स्टोरी है। ठीक है, ये पिरामिड डिस्कवर करना, और मैं जो हमेशा से कहता आ रहा हूँ कि दुनिया एक पिरामिड स्कीम है। अब देखिए, मैं बैठा हुआ ना आज से कुछ दिन पहले कैंटीन में, मैंने जाके एक पापड़ ख़रीदा। ठीक है, और पापड़ ख़रीदना इज़ नॉर्मल थिंग, बट या वहाँ पे ना एक मेरे साथ बड़ी यूनिक चीज़ हुई। मेरे सामने एक न्यूज़ आई ये वाली, इलॉन मस्क की नेटवर्थ जंप्स 35 बिलियन। अब आपको पता है 35 बिलियन कितने होते हैं? ये बात तो आप छोड़ दें, चले से 3 दिन के अंदर उसने 35 बिलियन कमाया। आपको तकरीबन 150 बिलियन के करीब सिर्फ उसकी जो है ना वो गिरी थी इस साल के अंदर। वो सारी बातें साइड पे कर दी जाएँ, सब मामला हटा दिए जाएँ, लेकिन जो बात समझने की है, वो 3 दिन के अंदर इलॉन मस्क ने $35 बिलियन कमाए। $35 बिलियन, सही है, कहने को तो बहुत छोटी सी अमाउंट आपको लग रही होगी। आपको बताऊँ पाकिस्तानी कितने बनते हैं? ये नंबर देख रहे हैं आप? लिटरली पढ़ते वक्त फिगर्स कम पड़ गए मेरे पास। यूनिट 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 100 करोड़, बता क्या, बता कितने नंबर है मुझे समझ ही नहीं आते। यानी कि उस बंदे ने 3 दिन के अंदर इतनी बड़ी अमाउंट कमाई। अब मैं सोच रहा था, अब मैं क्यों हमेशा बोलता हूँ मैं इलॉन मस्क के साथ कंपेयर करने की कोशिश कर रहा होता हूँ, क्योंकि यार ये बंदे की तस्वीर ने सन 2000 के करीब की है। एक बंदा जो कि अपनी गाड़ी का दरवाज़ा खुद कल एक ज़माने में सही करता था, आज से कोई 20-25 साल पहले, इसने ऐसा क्या उखाड़ लिया कि आज वो इतना अमीर है कि उस 3 दिन की उसकी कमाई कितनी है। अब ये $35 बिलियन कितने बनते हैं पता है? मैंने पूछा कि अगर एक पाकिस्तानी एवरेज आदमी, ठीक है, जिसकी सैलरी तकरीबन 1 लाख रुपए, अब 1 लाख रुपए पाकिस्तानी सैलरी का मतलब एक बहुत अच्छी सैलरी तस्वुर की जाती है। तो अगर एक बंदा 1 लाख पाकिस्तानी कमाता है तो उसको कितने साल लगेंगे $35 बिलियन कमाते हुए? इलॉन मस्क ने जो 3 दिन में कमाए, पता है कितना टाइम? 8.17 बिलियन ईयर्स। यकीन करके जाने, जो हमारी अर्थ है ना, ज़मीन, उसकी एज भी इससे कम है, वो भी आधी एज की है। तो एक एवरेज इंसान तो जीता ही 70 साल तक है। तुम आखिर ऐसा क्या है उसमें कि वो उसने जो 20 साल में उसकी वैल्यू में इतनी अप डाउन हो रहा है, जो कि शायद मुझे जनरेशन जनरेशन थाउजेंड्स ऑफ जनरेशन लग जाए मेरी सिर्फ मेरी सैलरी पे उसको बनाने के लिए। क्यों? ठीक है, यहाँ पे जो जवाब छुपा हुआ है ना, वो इस पिरामिड में छुपा हुआ है। ठीक है, जो मैं हमेशा से कहता हूँ दुनिया इज़ अ पिरामिड स्कीम। ठीक है, अब आगे चलते हैं ज़रा।
आपको मैं समझाता हूँ, ठीक है। अब दुनिया, अगर आप ये सामने, आपके सामने ये जो दो चीज़ें नज़र आ रही हैं ना, पिरामिड स्कीम देख रहे हैं और दुनिया की जो स्कीम है ये देखते हैं। अब यहाँ पे जो न्यू इन्वेस्टर पैसा डालता रहता है, अब होता क्या है कि वो जमा होता है, पुराने इन्वेस्टर के पास जाता है, पुराने इन्वेस्टर के बाद जो असल सही करके पैसा कमा रहा होता है ना, वो होता है उसका प्रमोटर या टॉप का, जो पिरामिड के बिल्कुल टॉप पे बैठा होता है। अब सम हाउ एलॉन मस्क ने खुद को ऐसा किया है कि वो इसके टॉप 1% में आ गया, ठीक है। और दुनिया में ना जितनी भी नई वैल्यू जनरेट होती है उसमें से कुछ पोर्शन उसको जाता है, ठीक है। अब ये पूरी कहानी क्या है कि कैसे वैल्यू क्रिएटर्स जो होते हैं वो बॉटम ऑफ द पिरामिड पे मौजूद होते हैं, और कैसे सर्विस प्रोवाइडर, प्रोडक्ट क्रिएटर, बैंक, और ये सारी कहानियाँ, ये करलीस के पापड़ की क्या स्टोरी है मैं बताता हूँ। ये इतना समझ लें कि दुनिया के अंदर एक ऐसा सिस्टम बना हुआ है कि कुछ भी आप कर लें वो आपका सारा पैसा घूम फिर के एक प्रमोटर यानी टॉप 1% के पास जा रहा है, जिसने ये निज़ाम डिज़ाइन किया, ठीक है। अब इसको समझने के लिए ना मैं आपको थोड़ा बताता हूँ। अब ये बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि मैंने बहुत बार पहले एक्सप्लेन की है ना, लेकिन मैं फिर भी चाहता हूँ कि आपको ये चीज़ समझ में आए। अब मिसाल के तौर पे 2 पर्सन है, पर्सन ए और पर्सन बी। इस बंदे के पास आलू हैं, इसके पास दवाइयाँ हैं। अब ये बंदा हो गया बीमार जो आलू बनाता था, ठीक है, जिसने आलू उगाए थे वो बीमार हो गया, अब उसको चाहिए दवाई, ठीक है। अब दवाई चाहिए और आलू चाहिए, ये तो ऑटोमेटिकली ट्रेड आपस में हो जाएगी, सही है ना। उसको दवाई चाहिए, उसको आलू चाहिए। अब दूसरी बार क्या हुआ कि ये बंदा जो दवाइयाँ बनाता है, इसको आलू चाहिए, लेकिन आलू वाला बीमार नहीं है, अब वो उसको आलू नहीं दे रहा, ठीक है। अब ऐसा तो नहीं कि दवाई की कोई वैल्यू नहीं है, वैल्यू तो मौजूद है, ठीक है। इसकी भी वैल्यू है, इसकी भी वैल्यू है, लेकिन कहानी क्या है कि जो वैल्यू है वो अब इसके लिए ज़रूरी नहीं है, जब ज़रूरत आएगी तो देखेगा। तो इस तरीके से दुनिया में एक निज़ाम चला जिसके अंदर गोल्ड के सिक्कों का स्टैंडर्ड रखा गया कि जो वैल्यू है वो एक्सचेंज की जाएगी इन मीडियम फॉर्म, यानी कि जो एक्सचेंज है वो थ्रू गोल्ड के ज़रिए होगा, यानी कि पैसे के ज़रिए होगा। अब क्या होगा कि वो पूरा सिस्टम बन गया। अब इसको अगर दवाई जो है वो नहीं बेचनी, लेकिन इसके बाद गोल्ड के सिक्के पड़े तो जाके ही आलू भी खरीद लेगा जो चाहिए। इस तरीके से फ्री मार्केट्स का वजूद में आया, ठीक है ना। शुरू शुरू में क्या होता था, दो ही होते थे, या शिकार वाले होते थे या अनाज उगाने वाले होते थे, ठीक है ना। तो बड़ा इजी होता था ये सिस्टम है आपस में ट्रेड कर लेना। फिर जैसे जैसे दुनिया कॉम्प्लिकेट होती गई तो फिर आहिस्ता आहिस्ता गोल्ड के ज़रिए इस प्रॉब्लम को हल किया गया। आहिस्ता आहिस्ता आगे चलते गए। गोल्ड का मसला जब चला 17वीं 18वीं सदी के अंदर, हुआ क्या कि अब चीज़ें बहुत ज़्यादा ऑप्शंस थे आपके पास। अब आपने कोई चीज़ ख़रीदनी है तो इतनी बड़ी बोरी लेके जानी पड़ती है सिक्कों की। तो हुआ क्या कि लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया कि सिक्के किसी शख्स के पास रखवाना शुरू कर दिए। आहिस्ता आहिस्ता हुआ क्या कि वो जो है, जो सिक्के होल्ड करता था या जिसके पास लोग सिक्के रखवाया करते थे ईमानदारी के तौर पे, वो रसीद दे देता था कि भाई हाँ मेरे पास इसके सिक्के पड़े हुए। तो लोगों ने कहा कि बजाय ये कि खुद जाके सिक्के और सोने के सिक्के और सारे एक्सचेंज करें, रसीदें ही एक्सचेंज होना शुरू हो गई। इस तरीके से बैंक का निज़ाम वजूद में आया जो कि गोल्ड बेस्ड करेंसीज थी, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता 1971 के अंदर किसी तरीके से डॉलर का निज़ाम चल पड़ा। 1971 के बाद डॉलर को गोल्ड से कट कर दिया गया, यानी कि एक नई करेंसी का जन्म हुआ जो फिएट करेंसी कहलाती है, ठीक है। फिएट करेंसी हो, गोल्ड बेस्ड करेंसी हो या गोल्ड हो, ये टेक्निकली क्या है, जस्ट मीडियम ऑफ एक्सचेंज या स्टोरेज ऑफ वैल्यू कह सकते हो कि आपने वैल्यू जब भी एक्सचेंज करनी है तो ये बड़ा इजी मेथड है, ठीक है। यानी कि जो पिरामिड है उसमें जो वैल्यू क्रिएटर्स हैं, ठीक है, या मनी क्रिएटर्स हैं, ये वैल्यू क्रिएटर्स हैं, वो बॉटम पे मौजूद है। यहाँ तक समझने की, और इलॉन मस्क समाओ यहाँ पहुँच गया जो कि मैं नहीं हूँ, तो इसलिए मुझे जो है वो अरबों खरबों तरबों सारा पता नहीं कितने अरबों साल लग जाएंगे मुझे इतनी पैसे कमाने में, जो इसने 3 दिन में कमा लिए। अब कहानी चलती है आगे थोड़ी, मैं समझाता हूँ आपको कि दुनिया के अंदर वैल्यू क्रिएट करने के ना सिर्फ 2 ही तरीके हैं। या तो मैं सर्विस बना के कोई बेचूँ दूँ किसी को, या मैं प्रोडक्ट बना के बेचूँ। अब सर्विस बेस और प्रोडक्ट क्या होता है वो मैं समझा देता हूँ आपको, ठीक है। दुनिया के अंदर पैसे कमाने के या वैल्यू क्रिएट करने के 2 ही तरीके हैं। मेरा मिसाल के तौर पे पाइप टूट गया, मैं प्लम्बर को बुलाऊंगा, वो आके सर्विस करेगा, और जो सर्विस चार्जेस होंगे या कुछ ना कुछ आके काम करेगा तो वो उसके पैसे ले लेगा। कोई जॉब पे मैं किसी को रखूँगा, वो जॉब का एक काम करेगा, वो पैसे ले लेगा। डॉक्टर, ये कोई भी, अब ये सारे जितने आपको मैंने लिखा है, दुनिया की 99.99% जॉब्स जो है ना वो सर्विस बेस्ड है, ठीक है। चाहे डॉक्टर हो जाए, चाहे मौलवी हो जाए, चाहे पुलिस हो जाए, सब कुछ हो जाए, ये सारे सर्विस बेस हैं, ठीक है। और सर्विस बेस जो होता है ना, ये पिरामिड के बिल्कुल बॉटम पे मौजूद है, ठीक है ना। पिरामिड शुरू सर्विस प्रोवाइडर से होता है। अब यहाँ पे कहानी क्या होती है कि माँ बाप बोलते हैं बच्चे पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, ठीक है, बड़े हो गए तो फिर नौकरी नहीं मिलेगी, कामयाब कैसे हो गए, ये कैसे होगा, वो होगा। क्योंकि प्रॉब्लम क्या है कि हमारे जो वालिदैन हैं वो भी पिरामिड के बिल्कुल बॉटम पे मौजूद है। उनको सिर्फ ये पता है कि अगर ये बच्चे पढ़ लिख जाएंगे तो कोई अच्छा सर्विस प्रोवाइडर बन जाएंगे। अब सर्विस प्रोवाइडर में अगर कम पढ़ेंगे तो प्लम्बर बन जाएंगे, ज़्यादा पढ़ेंगे तो डॉक्टर बन जाएंगे, एट दी एंड रहेंगे तो बॉटम ऑफ द पिरामिड पे ही ना, ठीक है। अब बॉटम ऑफ द पिरामिड वाला
जो भी करेगा, ठीक है, कुछ भी करेगा ना, तो वो जो भी चीज़ करेगा उसकी वैल्यू जनरेशन पिरामिड के टॉप पे जाती है, ठीक है। मैं कुछ भी करूँगा ना नीचे से, तो वो पिरामिड का जो प्रोमोटर है जिसने वो बनाया सिस्टम, उसके पास पहुँच जाएगी टॉप के 1% पे। अब होता क्या है कि बच्चा पैदा होता है, थोड़ा हल्का हंसता खेलता है, उसके बाद 12-13 साल के बाद एजुकेशन में लग जाता है, बस कोई मुझे एक बेसिक लेवल ऑफ स्किल सीख लूँ ताकि मैं एक अच्छा सर्विस प्रोवाइडर बन सकूँ, ठीक है। अब होता क्या है कि जो सर्विस प्रोवाइडर है वो सर्विस प्रोवाइडर ही मर जाता है, उसके बच्चे डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर ही बन रहा होता है, बनता जाता है जनरेशन बाय जनरेशन, जनरेशन बाय जनरेशन। लेकिन पॉइंट इसकी वो टाइम को बेच रहा होता है अपनी, ठीक है, कि मैं अपना टाइम दूंगा, लेकिन एक क्योंकि मैंने एक स्किल बेसिक सीख ली है जिसमें मैंने मेहनत करके, तो मैं उस स्किल की बेस पे थोड़ा बहुत जो है वो ये कर लूँगा। अब एक दूसरा तरीका भी होता है जिसमें आप पैसे कमाते हो, वो होता है प्रोडक्ट बेस। मिसाल के तौर पर मैं मोबाइल बनाता हूँ, मैं टायर बनाता हूँ, मैं बल्ब बनाता हूँ, मेरी कोई फैक्ट्री है, मैं कोई ना कोई प्रोडक्ट बनाता हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ। तो मेरा एक फार्म है जिसमें मैं अनाज उगा के बेचता हूँ, या मैं कैटल मतलब मवेशी जो है वो बड़े करके बेचता हूँ, लेकिन कोई भी एक प्रोडक्ट बनाता हूँ दुनिया के अंदर, ठीक है ना। अब क्योंकि प्रोडक्ट बेस जो है ना, याद रखिएगा जो पिरामिड है ना उसमें सेकंड लेवल पे होता है, सर्विस प्रोवाइडर बिल्कुल बेसिक लेवल पे, प्रोडक्ट क्रिएटर सेकंड लेवल पे, ठीक है। और आमतौर पर जो सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं प्रोडक्ट क्रिएटर्स के पास काम कर रहे होते हैं। अब चलते हैं जी आगे। अब जो सर्विस प्रोवाइडर होता है, क्योंकि बॉटम ऑफ लेवल पे मौजूद होता है, उसको जितना भी हो जाए वो पैसे कम ही कमाएगा। मैं कितने ऐसे डॉक्टर्स को जानता हूँ जो इतने अच्छे डॉक्टर्स हैं, ठीक है, लेकिन उनकी जो इनकम है ना वो उतनी नहीं है जिस हॉस्पिटल में वो काम करते हैं उस हॉस्पिटल हमेशा कमाता है। पाकिस्तान के अंदर तो एटलीस्ट ये निज़ाम है कि डॉक्टर कभी नहीं कमाता, हॉस्पिटल ही कमा रहा होता है, ठीक है। अब जितना भी मेहनत कर लेना डॉक्टर, जितनी मर्जी अच्छा डॉक्टर हो, जिसकी बिहाफ पे पेशेंट आता है, सब कुछ आता है, लेकिन कमा कौन रहा होता है? फार्मेसी वाला या हॉस्पिटल का ऑनर। क्यों? क्योंकि वो प्रोडक्ट बेच रहा है। समझ रहे हैं मेरी बात? इसी तरह मैं आपको जरा जो मैंने आपको स्टार्टिंग में मैंने कहा कि जब मैं चिप्स खरीदे तो मैं एक चीज़ सोच रहा था। देखिए, एक आम आदमी हूँ, ठीक है, बिल्कुल बॉटम पे मौजूद हूँ। मैं गया चिप्स खरीदे। अब मैंने जो चिप्स खरीदे, जो मेरी छोटी सी ट्रांजेक्शन या बाइंग हुई, उस पर क्या हुआ, कैंटीन का जो ऑनर था जिसने वो कैंटीन बनाई हुई थी, उसने एक सर्विस मुझे प्रोवाइड की सॉर्ट ऑफ कि भाई मेरे पास एक ऑप्शन था कि मैं गया और जाके मैंने कैंटीन से कुछ पापड़ खरीद लिए, उसने कुछ कमाया। अब वो पापड़ किसी फैक्ट्री में बन के आया होगा, क्यों? जब ऑनर ने कमाया तो ऑटोमेटिकली उस कंपनी को भी प्रॉफिट हो गया, ठीक है। अब कंपनी जो है वो फैक्ट्री, आजकल के दौर में कोई भी फैक्ट्री ऐसी नहीं है जो किसी ना किसी तरह के क्रेडिट लोन या किसी मामला पे चल रही हो, ठीक है ना। बड़ी से बड़ी कंपनी, छोटी से छोटी कंपनी, किसी ना किसी तरीके से बैंक में, लोन में, ट्रांजैक्शन में, कोई भी पैसे इधर उधर लेन देन करनी है, फीस की फॉर्म में, कुछ भी किसी ना किसी तरीके से बैंक के साथ तो इन्वॉल्व होती है। यानी कि जो मैंने पापड़ खरीदा उससे कुछ पैसा गया कैंटीन ओनर को, फिर गया कंपनी को। कंपनी क्योंकि बैंकिंग सर्विसेज ले ही रही होती है, या लोन लिया हुआ होता है तो वहाँ चला जाता है। अब क्योंकि बैंक जो है वो ज़्यादातर क्या होते हैं, बैंक जो कमाते हैं वो उन्होंने शेयर होल्डर्स को देना होता है, यानी कि स्टॉक मार्केट में जो लोग होते हैं जिन्होंने बैंक के शेयर्स लेके रखे होते हैं तो उनको देना होता है। और शेयर होल्डर्स इनके पास ज़्यादातर होते हैं वो जो टॉप के 1% होते हैं, पिरामिड के टॉप पे बैठे होते हैं। तो यानी कि मैंने एक जो पापड़ भी खरीदा, पैसे जंप कर करके पिरामिड के टॉप पे पहुंच गए, ठीक है। समझ में आ रही है कहानी? मैं कुछ भी कर लूँ दुनिया के अंदर, वो अल्टीमेटली टॉप वाले को ही फायदा देगा, वो प्रमोटर ही कोई और है। अच्छा, यहाँ तक आपको मैंने चीज़ें समझा दी, बार्टर सिस्टम भी समझा दिया कि हाउ द निज़ाम इज़ वर्किंग, वैल्यू भी मैंने आपको बता दी कि किस तरीके से। अब होता क्या है कि जो ज़्यादातर आप देखेंगे ना, मतलब स्कूल में अपने अपनी मिसाल देता हूँ यार, मेरे साथ जितने कॉलेज में लोग थे, ठीक है, मैं पागलों की तरह पढ़ता रहता था, ठीक है। उसमें मैं कितने लोगों को ऐसे को जानता था जो कि इंतहाई नल्ले तरीन लोग होते थे, तो मैं सोचता था यार दुनिया में ये आगे चल के कैसे कामयाब होंगे। पता चला वो मुझसे ज़्यादा कामयाब है। क्यों? उनके बाप दादाओं की फैक्ट्रीज थी, यानी वो कोई प्रोडक्ट बना के बेचते थे, सही है। अब सर्विस बेस में ना, समझें कि आप सोशल स्टेटस तो अपना चेंज कर सकते हैं। अगर आप बिरयानी की दुकान पे एज अ वेटर काम कर रहे हैं तब भी आप सर्विस दे रहे हैं, आप हॉस्पिटल में बैठ के किसी पेशेंट को चेक करें तब भी आप सर्विस ही दे रहे हैं। पॉइंट इज एट दी एंड, घूम फिर के कुछ भी आप अपना सोशल स्टेटस तो चेंज कर सकते हो, लेकिन आप सर्विस प्रोवाइडर के तौर पे मतलब वेल्दी या फिर पिरामिड में ऊपर नहीं जा सकते। पिरामिड में सर्विस प्रोवाइडर इज एट द बॉटम, प्रोडक्ट क्रिएटर उसके ऊपर का लेवल, उसके ऊपर का आगे चलते जाएंगे, ठीक है। होता क्या है कि बच्चा पैदा होता है, माँ बाप देखते हैं उसको, थोड़ा बहुत सिखा देते हैं कि अच्छा सर्विस प्रोवाइडर बन जाएगा, चाहे वो सोशल स्टेटस ताकि उसका अच्छा हो सर्विस वाले में। अब वो बिजनेस ओनर जो होगा बच्चे को भेजेगा मस्ती बस्ती के लिए स्कूल, बच्चे नलियाँ हरकतें जो करना होगा वो करेंगे, एट दी एंड वो फिर भी अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे होंगे, वो उनके बच्चे होंगे वो भी यही करेंगे।
तो पॉइंट इसकी जनरेशन 0 पे बिजनेस ओनर तब भी बिजनेस ओनर ही होगा, उसके बाद भी बिजनेस ओनर ही होगा, उसकी अगली जनरेशन भी बिजनेस ओनर ही होगी। सर्विस प्रोवाइडर को 4 से 5 जनरेशन लग जाती हैं खुद को मतलब सर्विस प्रोवाइडर से प्रोडक्ट बनाने। ठीक है, डॉक्टर का बेशक 99.99% डॉक्टर ही होता है, या मैक्सिमम कोई हुआ कि जिसने बहुत ज़्यादा कमा लिया तो अपना हॉस्पिटल खोल के एक प्रोडक्ट बनाना स्टार्ट कर दिया, एक प्रोडक्ट बेस्ड सर्विस प्रोवाइड करना शुरू कर दिया। पॉइंट इज़ कि बहुत जनरेशन्स लग जाती हैं पैसा कमाते कमाते, कि आप सिर्फ पायरामिड में एक बेसिक लेवल ही ऊपर कर लो। समझ में आई यहाँ तक कहानी? अब कहानी क्या है, क्योंकि जो हमारे पास इलॉन साहब हैं वो बैठे हुए कहाँ पे, टॉप 1% के अंदर। ठीक है, इसलिए वो 3 दिन के इतने पैसे कमा सकते हैं जितने शायद मेरी खरबों नस्लें लग जाएं। समझ में आ रही है बात? और मुझे इलॉन मस्क की सक्सेस स्टोरी क्यों अच्छी लगती है पता है? क्योंकि यहाँ पे आप तस्वीर देखिएगा ज़रा। ठीक है, ये आपको जो बंदा नज़र आ रहा है ना, ये सन 2000 के अंदर अपनी गाड़ी का शीशा खुद ठीक कर रहा था, कि इसके पास इतने पैसे नहीं थे, पैसे बचा रहा था कि मैं अपनी गाड़ी का शीशा खुद ठीक करके पैसे बचा पाऊँ। वो बंदा पायरामिड के टॉप पे चढ़ा कैसे? इट्स एन अमेजिंग स्टोरी। ठीक है, अब यहाँ पे सराउंडिंग एक अमेरिकन मतलब अफ्रीकन प्रोवर्ब है, सॉरी, कि इफ़ यू वांट टू गो फास्ट गो अलोन, इफ़ यू वांट टू गो फार, बहुत दूर जाना चाहते हो, गो टुगेदर। अब ये आप जो तस्वीर देख रहे हैं ना, ये आपको मैं दिखाऊंगा सही करके, ये तस्वीर है किसकी? ये तस्वीर है पेपाल माफिया की। इस तस्वीर के अंदर ही इलॉन मस्क मौजूद है, मुझे ढूंढ के दिखाएं कहाँ पर। ठीक है, इलॉन मस्क ने जब पेपाल बना के बेची, और इसमें मैं आपको एक बात बताऊं, जितने भी बंदे इस तस्वीर में मौजूद हैं सब के सब पायरामिड के टॉप पे, सिर्फ एक प्रोडक्ट बना के बेचा था इन्होंने। ठीक है, उसके बाद मतलब हर, अब क्योंकि एक सोशल सर्कल बन गया, गो टुगेदर वाली कहानी, इनके लिंक्स होते हैं, सबके होते हैं। कोई भी बिजनेस अपॉर्चुनिटी आती है पहले आपस में डिस्कस कर लेते हैं, और नीचे वालों तक मतलब समझें कि दुनिया के ऊपर खेल रहे हैं। और ये इसलिए भी मुझे अच्छे लगते हैं क्योंकि ज़्यादातर 99.99% जो लोग इस पूरी तस्वीर में मौजूद है ना, जो कि सारे के सारे खरबपति हो चुके हैं हम पाकिस्तानी हिसाब से, ये सारे फर्स्ट जनरेशन के लोग हैं। ठीक है, सन 2000 से उठ के इन्होंने इंटरनेट से जो नया जनरेशनल एरा स्टार्ट हुआ ना उसको फ़ायदे में लिया, और ये सारे के सारे फर्स्ट जनरेशन मतलब अमीर लोग हैं जो पायरामिड के फर्स्ट जनरेशन पे पहुंचे हैं। रॉथस्चाइल्ड और ये सारी जो कहानियाँ आप सुनते हैं, ये वो लोग भी नहीं है, ये नॉर्मल ऑर्डिनरी पीपल हुआ करते थे जो कि कहाँ चले गए एक ही जनरेशन के अंदर। ऑर्डिनरी से मेरी मुराद मतलब कि मतलब रॉथस्चाइल्ड जैसे लोग नहीं थे। ठीक है, तो ये इन्होंने पूरा पायरामिड तय करके कहाँ से कहाँ तक पहुँच गए। तो अब कहानी क्या है आपको मैंने समझा दी, कि एक दुनिया का पायरामिड है जो कि इस तरीके से चल रहा है। चाहे आप पापड़ लें, या अब कैंटीन में सिर्फ मैंने पापड़ की मिसाल दी, कोई भी चीज़ ले लें आप देखेंगे ये पूरा का पूरा निज़ाम सेम ही चल रहा है भाई। ठीक है, और ऐसा ही चलता रहेगा अगर आपने ख़ुद को, अपनी जनरेशन को एटलीस्ट जितना पायरामिड के ऊपर ले जा सकते हैं ले जाने की कोशिश करें। अब बहुत अच्छी बात यह है कि आप बेशक एक ऑर्डिनरी पीपल ही हों, लेकिन आप अगर एक अमाउंट ऑफ शेयर्स होल्ड कर लेते हैं तो आप इतने पैरामिड्स को जंप करने के काबिल हो पाते हैं। ठीक है ना, तो इसलिए मैं कहता हूँ कि करते जाएं करते जाएं करते जाएं, हो सकता है एक नहीं तो दूसरी जनरेशन ही सही, कोई तो अच्छी जाएगी, कि तक किसी का तो भला होगा, क्योंकि मनी का फ्लो जो है वो पैरामिड में ऊपर ही जाएगा, नो मैटर व्हाट यू डू। ठीक है, तो आई होप कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सॉरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो दैट्स ऑल, दिस इज माय साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।